हॉस्टल पहुंचने के बाद इसने अपना सारा सामान रूम में सेट किया, हर चीज़ निकाल कर रखी। वो एक दूसरी लड़की के साथ कमरा शेयर कर रही थी। इसकी रूममेट भी छुट्टियां गुजारकर 2 दिन पहले ही आई थी। दोनों एक दूसरे से बड़े इत्तेफाक से मिली, कुछ देर हाल अहवाल और दूसरी बातें पूछती रहीं, फिर यूनिवर्सिटी आ गई। अब तो मिठाई बनती है, इसकी रूममेट ने इसके साथ चलते चलते कहा। मिठाई नहीं, पूरी ट्रीट बनती है। अदीला ने फरजाना की बात में इजाफा किया। फरजाना सबीहा की रूममेट थी, जबकि अदीला इनकी क्लासमेट। तीनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। इसके अलावा इनके ग्रुप में और कोई नहीं था। ना ही मैं मिठाई खिलाने वाली हूँ और ना ही ट्रीट देने वाली, बल्कि तुम लोग शादी में इनवाइटेड हो, उसमें आना। सबीहा ने सीधी सीधी जान छुड़ाई। ये क्या बात हुई भला? बहुत चालाक हो तुम, अदीला ने तबसरा किया, जबकि फरजाना ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। देखो, फैसला तुम दोनों के हाथ में है। या तो मिठाई खा लो या फिर शादी में आ जाओ। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं दोनों सूरतों में राज़ी हूँ। इसका अंदाज़ फ़याज़ाना था। अच्छा ठीक है, हम शादी में ही आ जाएंगे, दोनों ने कहकर मुंह बसोरा। अरे उसे देखो, अदीला ने दूर खड़े मुआज़ की तरफ इन दोनों की तवज्जो दिलाई। वो अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रहा था। इन्हें देखे बगैर ही कैंटीन की तरफ बढ़ गया। छोड़ो इसे, सबीहा के लहजे में बला की नाराज़गी थी। उस दिन कुछ यूँ था कि सबीहा और आयमा हमेशा की तरह एक साथ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। फ़र्क इतना था कि आयमा और इसकी दोस्तों ने अपनी लास्ट में मीटअप पार्टी रखी थी, क्योंकि उसे शहर में कहीं और जाने की इजाज़त ना थी और गांव में इसकी कोई और दोस्त ना थी। तो उन सब ने प्लान किया था कि यूनिवर्सिटी में सब मिलकर बैठ जाएं आखिरी बार, ताकि आयमा भी शिरकत कर सके, जबकि सबीहा अपने मामूल के मुताबिक ही आई थी, किताबों समेत। वो दोनों गाड़ी से उतरकर अभी अपने डिपार्टमेंट की तरफ ही बढ़ रही थी जब किसी ने पीछे से उन्हें पुकारा। हे रेड! इन दोनों ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा था। एक सफ़ेद रंगत खामल लड़का, जिसका कद तकरीबन 6 फुट होगा, आंखों पर स्याह ग्लासेस चढ़ाए, नीली जीन्स पर सफ़ेद शर्ट और इस पर ब्राउन जैकेट पहने, जीन्स की जेबों में हाथ डाले इन्हीं की तरफ देख रहा था। उसके कान की लो तक आते लंबे बाल बार बार हवा से उड़कर इसके माथे पर आ रहे थे। शान बेनियाजी ऐसी थी कि उसने इन्हें पीछे हटाने की भी जहमत नहीं की थी। आयमा ने इसका एक तफसीली जायज़ा लिया। बिलाशुबा वो एक पुरकशिश मर्द था। सबीहा सुर्ख चेहरा लिए इसे देख रही थी, क्योंकि सुर्ख इसी ने पहना था और तहातुब ने बता दिया था कि इसी को पकारा गया है। उसने भी एक तफसीली निगाह इस पर डाली, फिर इसे दरगुजर करना ज़रूरी समझा, इसलिए साथ खड़ी आयमा का हाथ पकड़कर वो वापस पलट गई। अभी उन दोनों ने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि इसने इन्हें एक बार फिर से पुकारा। मैंने आपसे ही कहा है रेड। इसकी आवाज़ पर सबीहा एड़ियों के बल घूमी। आयमा की आंखों में हैरत का इजाफा हुआ था। इस मामले में वो पूरी बुज़दिल साबित हुई थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपने किससे कहा है या नहीं, मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि मैं सुनना चाहती हुई हूँ या नहीं। इसने इंतहाई एतमाद से इस पर अपना मुद्दा ज़ाहिर किया। वाह, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, हाउ इम्प्रेसिव! इसने इंतहाई मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। देखिए मिस्टर, अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है सो प्लीज़, मैं सुन रही हूँ, लेकिन अगर कोई इंतहाई फजूल किस्म की बात करनी है सो वो देखें, वो रहा रास्ता। इसने पीछे यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो बात यह है कि आपने रेड पहना हुआ और ये कि रोज़ रेड होता है, और वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ को इशारा करता है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे आपसे ज़्यादा हसीन तो इस रंग में कोई नहीं लगता। ये मुझे अकेले ने क्या, यूनिवर्सिटी के इतने सारे लड़कों ने ये बात कही है। और आपका ये हिजाब, क्या नूर है आपके चेहरे पर, एक मकनातीसियत है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ लंच पर चलने का शरफ़। इसके मज़ीद कहने से पहले सबीहा ने, जो कब से अपने बारे में इसकी बातें सुनकर ज़बत के पैरे बिठाई थी, मज़ीद सब्र ना रख सकी। इसका वज़नी हाथ उठता इसके सफ़ेद चेहरे पर अपनी छाप छोड़ता इसे सुर्ख कर चुका था। तो मिस्टर, मैं क्या कह रही थी कि आपने माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूब कहा है। मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी। सुर्ख गुलाबों में मैंने भी बहुत बहार उतरते देखी, तो कभी शाम में डूबते सूरज की लाली की झलक देखी, तो इसी के गिर्द आसमान पर सुर्खी का नज़ारा देखा, लेकिन जो सुर्खी इस वक्त आपके गालों पर आई है वल्लाह कभी भी कहीं भी नहीं देखी। इसने इसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए तो मस्खर उड़ाया। हर तरफ गहकों का गूंज उठा था। इस लड़के को 2 लड़कियों से उलझता देखकर इर्द गिर्द फिरने वाले स्टूडेंट इस मंजर से महफूज और हिज़ उठाने के लिए इनके गिर्द जमा होना शुरू हो गए, और अब सबीहा के इस धुआंधार रिएक्शन पर वाह वाह की आवाज़ें लगा रहे थे। वो लड़का अपने चेहरे पर हाथ रख सुन सा अपनी जगह खड़ा था, जब किसी ने पीछे से उसे पुकारा, मुआज़! इसके साथ ही पीछे से किसी लड़के ने आकर इसका बाजू दबोचा और इसे मजमे से निकाल कर बाहर ले गया। इन दोनों ने भी वहाँ खड़े रहकर अपना वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वो भी अंदर बाकी सब की तरफ बढ़ गई। मुआज़ इनकी यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में था, जबकि सबीहा का भी लास्ट ही ईयर था। इनकी यूनिवर्सिटी में जो नए लड़के आए थे वो इंतहाई ढीठ और बदतमीज़ किस्म थे, और जो कुछ शरीफ थे वो बेचारे इनसे दूर रहने की कोशिशों में लगे रहते थे। वो सारे अमीर और
बर्गर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और इनके जैसी ही काफ़ी लड़कियां भी थी। खुद से सीनियर क्लासेस के बच्चों को तंग करना इनका पसंदीदा मशग़ला था। इन्हें जज्बाती करना और फिर इनकी हिम्मत को ललकारना कि वो किसी काम के नहीं, इन्हें कोई डेर देते और फिर सीनियर बेचारे अपनी इज्जत को बचाने के लिए इनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते। ऐसे ही उन्होंने मास का शिकार किया जब उन्हें पता चला कि वो इंतहाई शरीफ लड़का है जो लेक्चर्स और फिर वहाँ से कैंटीन और वहाँ से लाइब्रेरी तक ही काम से काम रखता है। तो इन एडवेंचर पसंद लड़कों ने इन्हें घेरे में लेने की कोशिश की। पहले चंद दिन तक इससे बुज़दिली के ताने दिए। जब भी वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता, इन 4 लड़कों का ग्रुप उछलते हुए इसके सामने आ जाता और एक इसके कंधों पर हाथ रख देता। फिर वो हंसते मुस्कुराते इसे घसीटते हुए अपने साथ एक कोने में ले जाते। फिर इसको बुज़दिली और शराफत पर एक लंबा लेक्चर देते। फिर इसे मीसनेपन का खिताब देते थे। चंद दिन तक इसे अच्छी तरह जिच करने के बाद जब वो बुरी तरह झुंझला गया तो इसे अच्छी तरह से चंद जुमले एक पर्चे पर रटवा कर एक लड़की की तलाश में बैठ गए और फिर इनकी नज़र सबीहा पर पड़ गई जिसने इनकी लाइन के मुताबिक रेड पहना हुआ था। माज ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन इतने दिन तक तंज़ो ताने सुनने के बाद खुद वो किसी न किसी तरह इनसे जान छुड़ाना चाहता था। दूसरा, इसे भी अपना आप बुज़दिल लगने लग गया था, इसलिए वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता था कि किसी तरह से जूनियर के सामने इसका भरम भी रह जाए, इज्जत भी बढ़ जाए और रोज़ रोज़ के तमाशों से जान भी छूट जाए। इसलिए उन दोनों लड़कियों की तरफ देखता सारी हिम्मत अपनी अंदर मुजतमा करता इनकी तरफ बढ़ गया, क्योंकि इसे हरगिज़ इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो बड़े मजमे में थप्पड़ खा लेगा और इस कदर जलील भी हो जाएगा। फरजाना, अदीला और सबीहा अपनी लेक्चर लेने के लिए क्लास में मौजूद थी। थोड़ी सी देर बाद इनके बराबर वाली रो में माज भी आकर बैठ गया। इससे देखते इन तीनों में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। वक्फे से सबीहा अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ रही थी। थोड़ी देर बाद इन तीनों को माज ने भी देख लिया था, मगर वो अपना ध्यान सामने ही रखे हुए था। कुछ देर बाद इनका लेक्चर शुरू हो गया और फिर वो सब खामोश हो गए। तकरीबन 1 घंटे बाद जब सब क्लास से बाहर निकले तो माज इन्हीं के पीछे आ रहा था। अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनकर वो तीनों एक साथ पीछे मुड़ी थी। अक्कम में खड़े माज को देखकर इन्होंने हैरत से एक दूसरे को देखा। फिर फरजाना और अदीला की मुस्कुराहट पल में गहरी हुई, जिसे देखकर सबीहा जल बुन गई थी और इसने इन्हें घूरना शुरू कर दिया था। वो मुझे आपसे कुछ कहना था। माज ने इन तीनों पर एक अचंती निगाह डालकर सबीहा से कहा। जी कहिए, इसकी आवाज़ में उफ़की थी। क्या आप कुछ देर के लिए मेरी बात सुन सकती हैं? इसने डिपार्टमेंट की सीढ़ियों की जानिब इशारा करते हुए कहा। जी नहीं, जो कहना है यही कहिए। इसका इशारा समझते इसने इसे नाराज़गी से टोका। मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ना ही मैं ऐसा करना चाहता था। बस वह सब कुछ एक डेर की वजह से हुआ है। माद के ग्रुप ने ज़बरदस्ती मुझसे यह सब कुछ करवाया। इस वाक़े के बाद से मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे माफ़ी मिल जाए तो आई एम सॉरी। इसने इंतहाई ठहरे हुए अंदाज़ में इससे माजरत की। अगर मेरी माफ़ी से आपके गिल्ड में कुछ कमी हो जाएगी तो ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। इसने इसे सर्द और रुखड़े लहजे में जवाब दिया था। ओह थैंक्स, इसने खुश होते हुए कहा। लेकिन आइंदा कभी आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे, इसने कदरे बुलंद आवाज़ में इसे कहा। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, वो मुस्कुराते हुए कहता वापस मुड़ गया और वो तीनों वापस अपने रास्ते की तरफ चल दी। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में एक दरख्त की आड़ में छुपा एक आदमी इन दोनों को देखते हुए मैंने खिसी से मुस्कुराते इसने फ़ोन में इन दोनों की तस्वीरें देख ली जो इनके क्लोज़अप करके ताज़ा खींची की थी। अब वो खुशी से गुनगुनाता अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलता इसमें बैठ रहा था। इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर हवेली पहुँचना था ताकि वो नूरजहाँ को इसकी सौंपी गई जिम्मेदारी की कामयाबी की खुशखबरी सुनाकर इसका एतमाद जीत सकता। ये देखें, बड़ी मुश्किल से पीछा करके तस्वीर उतारी है इनकी। इस आदमी ने नूरजहाँ के हाथ में मोबाइल थमाते हुए कहा। तस्वीरें देखते ही रुखसाना ने नूरजहाँ के हाथ से झट फ़ोन खुद लेते हुए इसे जूम किया। वो इस लड़के के चेहरे को गौर से देख रही थी। इस लड़के पर नज़र रखो, इसके हर घंटा मिनट की खबर चाहिए मुझे। नूरजहाँ ने नवहत से इसे अपना हुक्म सुनाया। आप बेफिक्र हो जाएं साईं बीबी, मैं साया बनकर इसके पीछे रहूँगा, इसने ताबेदारी से कहा। ठीक है, अब तुम जाओ, अपना काम करें और किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, इसने इसे तंबीह की। जो हुक्म साईं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सर के खम से इशारा करते हुए वो उल्टे कदमों वापस मुड़ता कमरे से बाहर निकल गया। आप सिर्फ इस लड़के की ही खबर मत रखवाइए, बल्कि साथ साथ उस सबीहा की भी खबर रखें। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने फ़रूक जैसे काबिल भरोसा आदमी को छोड़कर इस जैसे नासमझ आदमी को क्यों रख लिया। रुखसाना ने पहले मशवरा देते हुए अपना एतराज़ उठाया। खबर तो दोनों की ही रखी जाएगी और फ़ारूक का इधर सबकी नज़रों के सामने होना ज़रूरी है। इसका इस तरह से कुछ रोज़ के लिए गायब हो जाना सबको तशवीश में मुब्तला कर सकता, वरना मैं भी इस तरह से रिस्क कभी ना लेती, इसने जवाब देकर इसे मुतमईन किया। मैं तो भूल गई थी मेरी अम्मी किस कदर दूर अंदेश हैं। इसने इन्हें मक्खन लगाया और इनकी गर्दन का सरिया मज़ीद अकड़ गया। उबैद शादी की तारीख का पूछ रहा था, कल क्या जवाब देना है इसे? मलक हुसैन ने मिद्दत से पूछना चाहा। कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा ये? आज तो सबीहा गई, फिर उन्होंने अंगूठी भी कुछ इस कदर जल्दी में आकर पहना दी, हमें तो कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। और उसी दिन ही शादी की बात मुद्दत ने गोया पूरा किस्सा ही बयान किया।
वो हमारे घर का बच्चा, कोई अजनबी तो नहीं है ना कि जिसके लिए इतनी सोच विचार करना। और अब तो रिश्ता पक्का कर दिया है हमने, अब तो बस शादी की ही जाएगी। उन्होंने गोया मिद्दत को लाजवाब ही कर दिया था। इसे जब कोई जवाब नहीं बन पाया तो कुछ तवक्कुफ के बाद इसने फिर बोलना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकती थी और इससे ये आदत सबीहा में भी मुंतकिल हुई थी। इसके बरक्स साइमा हर एक से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने हम उम्र लोगों से ही घुलती मिलती थी। कल तो जब मैं भाभी जान को मिठाई देने गई तो वो अपने कमरे में ही नहीं थी। ऐसे हौल उठे मेरे कि खुदा न खास्ता कहाँ चलेगी। इतनी देर इंतज़ार किया उन कमरे में बैठकर। हाय अल्लाह, ऐसा अंधेरा था अंदर। उन्होंने हाथ हिला कर कुछ ज़्यादा ही मुबालगा राय से काम लिया, जबकि मलक हुसैन अचंभे से इन्हें देखने लगे, हैरान परेशान। फिर उन्होंने मज़ीद जानना चाहा। फिर क्या, बस मेरी छठी। इसने मुझे खबरदार कर दिया, अगर वो अपने कमरे में नहीं है तो रुखसाना के कमरे में होंगी। फिर तो वहाँ मैं सीधा उसी के कमरे में गई, लेकिन दर पीटने पर भी किसी ने ना खोला। तकरीबन आधे घंटे तक पीटती रही मैं दरवाज़ा। अंदर से बराबर खटखट की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने। मिद्दत ने बड़े ही अफसोस भरे लहजे में बताया, जल्दी से कहो क्या कहना चाहती हूँ। इसके खामोश हो जाने पर मलक हुसैन टोके बिना रह न सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी देर बाद जाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो भाभी जान तो ऐसे उजड़े हुए हुलिये में थी कि पूछो ही ना। बिखरे बाल, सूजी आंखें, जैसे रोती रही। और ऊपर से उन्होंने मुझे ये भी झूठ कह दिया होना कोई गड़बड़ ज़रूर है। उन्होंने इसी अंदाज में अपनी ये बात कही। क्या मतलब, कैसा झूठ और कैसी गड़बड़? उनके तजस्सुस में इजाफा हुआ मेरे अंदर जाते ही। तो वो घबराई गई, पूछने लगी क्यों आई हो। मिठाई तो सुबह भी दी जा सकती थी, अभी देना फ़र्ज़ था क्या? मैंने रुखसाना का पूछा तो कहने लगी कि नहाने गई है। मैं तो सच समझ बैठी थी, वो तो बाहर आ गई। तब नज़र पड़ी इस पर, सूखे बाल लिए बाहर थी। वो साफ पता चल गया उनके झूठ का। जब मैंने उससे पूछा तो वो भी गड़बड़ा गई, ठंडे पानी का बहाना बना दिया इसने। लो भला, ऐसे मौसम में भी क्या ठंडा पानी? इतना कहकर इसने एक गहरी सांस भरी। मलक हुसैन की निगाहें इस पर टिकी थी। और जब मैंने मिठाई खिलानी चाहिए तो वो भी इतने नखरों से खाए, मुझे तो लगता है कि जल गई हैं दोनों। आखिर में उन्होंने बड़ी राजदारी से अपना खदशा जाहिर किया, मुझे लगता है ये तुम्हारा वहम है और इसे अपना वहम ही समझो। वो भला क्यों जलने लगी कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही। उन्होंने नरम लहजे में उसे समझाया। हकीकत में इन्हें गुस्सा आया था। हाँ शायद। आज इसे हॉस्टल आए हुए 10 रोज़ होने को आ रहे थे और इन 10वीं रोज़ में मिद्दत कई बार इसे फ़ोन करके हुरजहाँ और रुखसाना के जलने का किस्सा मुख्तलिफ अल्फाजों में सुनाती रही थी। पहली बार तो इसे बड़ा ही मज़ा आया था और इसी मज़े की खातिर इसने भी ये कह दिया कि उसे भी ऐसा ही लगता है कि वो ज़्यादा खुश नहीं है और बेहद जल रही हैं। और तो और रिश्ता ख़त्म करवाने के लिए शायद इनके ससुराली रिश्तेदारों के कान तक भर दें। मिद्दत ने इसकी बातें बड़ी गौर से सुनी थी और इसके समझ बूझ की भी तारीफ़ की थी कि उनकी बेटी मजाज समझने की अहलियत रखती है। और उन्होंने एहतियात करने की यकीन दहानी करवाते हुए फ़ोन रख दिया था। इस दिन तो वो इसे खबर नई ब्रेकिंग न्यूज़ ही लगी थी और इसे लुत्फ़ भी आया था, लेकिन अब वो रोज़ ही इसे फ़ोन करके इनके जलने की मज़ीद दास्तानें सुनाती और अब वो आहिस्ता आहिस्ता उकताने लगी थी। इसे वो तफरीह अब बोझ लगने लगी थी। पता नहीं हम अपनी खुशियाँ दूसरों से पहले पाकर ये क्यों समझने लग जाते हैं कि दूसरा हमसे हसद कर रहा है या हमें नज़र लग जाएगी। लेकिन ये हमारी फितरत में है कि हम कुछ नया पाकर ज़रूरत से ज़्यादा हसास होने लगते हैं, फिर हर एक को अपने शक के दायरा कार में लाना शुरू कर देते हैं। उफ, दिल ही दिल में बराबरती अपने बैग में किताबें रखती हुई यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। माज और उसकी भी इस दिन के बाद से कोई बात नहीं हुई थी। ये बात इसके लिए सुकून का बायस था, इसने इसे दिल से माफ़ कर दिया था। दूसरी तरफ हुरजहाँ के भेजे गए जासूस ने तन मन की बाजी लगा दी थी, लेकिन अब तक इसके हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा था जिसे वह तसल्ली बख्श समझकर हुरजहाँ को दिखा सकता। लेकिन इसे इन लोगों पर शक होने लगा था जिन्होंने माज को डेयर के लिए उकसाया था। इसका ख्याल था कि माज, सबीहा और इनका आपस में कोई गहरा ताल्लुक है। इसकी ये गलतफहमी किसी के लिए जीत का बायस बन रही थी तो किसी के लिए नाकामी का। मौज को डेर के लिए उकसाने वाले लड़के एडवेंचर पसंद थे और हर वक्त मौका की तलाश में रहते थे और इन्हें मौका भी मिल गया जब उन्होंने माज को एक अजनबी लड़की से बात करते देखा। सबीहा तुम्हारी कौन है? उन्होंने रुखसाना ने माज से पूछा था। वो इसका पता करवाकर यूनिवर्सिटी में इससे मिलने आई थी ताकि तुर्क का पत्ता फेंक सके। क्या मतलब? माज कौन है? माज को इसकी बात सुनकर हैरत का सख्त झटका लगा। मतलब दोस्त है या कोई और? रुखसाना ने अपने मतलब की बात की। ना ही वो मेरी दोस्त है और ना ही कोई और, वो मेरी बहनों की तरह। इसने कदरे तवक्कुफ़ के बाद कुछ इस तरह से कहा कि रुखसाना दंग रह गई थी, इससे कोई जवाब बन नहीं पाया। लेकिन उस दिन हकलाते हुए इससे सिर्फ इतना ही कहा गया, उस दिन जो कुछ भी हुआ है गलत फहमी थी। दूसरी बात, मैं आपको जवाबदार नहीं हूँ। और आखिरी बात, आपको किसी ने इजाज़त नहीं दी कि इस तरह से आप किसी की ज़ातियात में दखल अंदाज़ी करें। अगर मैंने आपको इस तरह से कोई हरकत करते हुए देख लिया तो आपकी कंप्लेन कर दी जाएगी। स्टूडेंट काउंसिल से इन्हें हरास किया जा रहा है और बाकी आप खुद समझदार हैं। उसने इंतहाई धीमे लहजे में इस पर बहुत कुछ बावर करवाया था।
मुझे तो बस आपकी एक हेल्प चाहिए थी, उसने आखिरी कोशिश करनी चाहिए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। रुखसाना अपनी पहली ही नाकामी पर सख्त पिछोताप खा रही थी। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि माज इसे मना कर देगा। वो तो ये समझ रही थी कि वो खुशी खुशी इसकी बात मानने के लिए राज़ी हो जाए। कुछ देर ज़ाया करने के बाद वो थके हुए कदमों से खड़ी हुई थी कि एक लड़के ने पीछे से इसे पुकारा। कहना ही हेल्प। वो माद था, चारोबाश लड़कों के ग्रुप का एक सरगर्म कारकुन। आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते, इसने इंतहाई हकारत से कहा था। माद ने सर तपैर इसका जायज़ा लिया था। अच्छा, पर मुझे तो लगता है सिर्फ मैं ही आपकी मदद कर सकता हूँ, इसने भी अटल लहजे में कहा। और आपको ऐसा क्यों लगता है? इसके अंदाज में कुफ़्फ़त और तजस्सुस बेहक वक्त था। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है, इसने इसे ज़िज किया। इसने बेजार होती रुखसाना अपना बैग कंधे पर लटकाकर आगे बढ़ने लगी। सबीहा के मामले में आपकी मदद कर सकता हूँ, इमाद ने यह कह तो दिया था, लेकिन अब वो दुआ कर रहा था कि इसका तुक्का सही लगा। और रुखसाना के कदम रुकते देख इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मतलब साफ था, शिकार जाल में फंस चुका था। कैसी मदद? वो हद से ज़्यादा हैरान हुई थी कि इससे इसके आने का मकसद कैसे पता चला। ये तो आप मुझे बताएंगी कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इसने इससे पूछा, जबकि रुखसाना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं। और इसके लिए आपको कुछ चाहिए भी होगा। खुद को संभालती अब उसने इसे निशाना बनाया था। माद के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। ये तो दुनिया का निज़ाम है, एक हाथ लो एक हाथ दो। ज़ाहिर मेरा भी एक मुआवजा। इसने एक दिल फ्रेब मुस्कुराहट लिया, इस पर अपना मद्दा ज़ाहिर किया। चार्ज और प्राइस, इसने इसकी कीमत लगाई थी। जैसा काम वैसी प्राइस। इमाद ने इंतहाई समझदारी से काम लिया था। रुखसाना को इसके एतमाद ने मुतासर किया। कुछ देर सोचने के बाद इसने फ़ैसला कर लिया था, इसे अपना मतलब निकलवाना था, फिर चाहे वो जिसको भी इस्तेमाल करती। बचपन से इसने अपनी माँ को भी यूं ही लोगों की कीमत लगाते देखा था। ओके। इसके बाद वो दोनों इसी जगह पर बैठ गए जहाँ कुछ देर कबल माज और वो बैठे थे। वो दोनों मुसलसल अपने अपने प्लान एक दूसरे को बता रहे थे। माज सब कुछ बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था। इसको इसका मकसद और पूरी कहानी इंतहाई मज़ेदार और दिलचस्प लग रही थी। मतलब साफ था कि यूनिवर्सिटी में उनका सबसे ज़बरदस्त एडवेंचर बनने वाला था। पीछे से इन पर नज़र रखे इसके तीनों दोस्त भी इंतहाई बेचैन हो रहे थे। सामने के हालात इन्हें भी बड़े दिलचस्प लग रहे थे। बज़ाहिर तो वो लोग इधर उधर टहलने वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप था, लेकिन इनकी निगाहें वक्तन फ़वक्तन इनका भरपूर जायज़ा ले रही थी। आयशा नाज ने मंगनी के बाद के 10 दिन बाद यही सोचने में लगा दिया कि इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जाए। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ानदान का शराजा बिखरने से बचाना था और अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत भी एक बावकार लड़की के हाथों में करवानी थी। और आमा इन सब के लिए इन्हें मौजू नहीं लग रही थी। वजह वो सारी बातें थी जो हूरजहाँ ने सालों से इनके दिमाग में भर दी थी, और अब वो इनके दिमाग में इस कदर फल फूल गई थी कि आंखें भी सच देखने और अकल दुरुस्त समझने से इनकारी हो गई थी। दूसरी तरफ हूरजहाँ ये सोचने में लगी थी कि इससे आखिर कहाँ कोताही होगी जो इस इतने सालों की मेहनत यूँ ज़ाया होगी। इनका मकसद कभी भी ये नहीं था कि वो मिद्दत की बच्चियों के बारे में किसी को इस कदर भड़काएगी, लेकिन जब उन्होंने उबैद साहब को तरक्की करते देखा और पैसा इनके घर में एक मुस्तकिल फ़र्द की तरह रहने लगा, तो इसने उनसे अपनी रिश्तेदारी को मज़ीद गहरा करना चाहा और दिल ही दिल में सिकंदर को अपने दामाद के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसे ये सब कुछ पा लेना आसान लग रहा था और ना ही इसके शऊर में ऐसा कोई खौफ लाक था कि वो रुखसाना के लिए राज़ी ना हो। बिलाशुबा रुखसाना भी एक खूबसूरत लड़की थी, समझदार थी। दिन मुतमईन गुजर रहे थे, मगर एक दिन रुखसाना एफएससी में एक पेपर से रह गई और सोने पे सुहागा। इसने आगे पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। रुखसाना मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुई थी और इसकी तरबियत भी कुछ इस अंदाज में हुई थी कि ना सुनना इसके मिजाज में ही नहीं था और ना ही वो किसी को खुद को डांटने तक की इजाज़त देती थी। चारों नाचार हूरजहाँ अपने ख्वाब की ताबीर के लिए इस हद तक गिर गई कि इसने दो लोगों के बारे में नामुनासिब बात करने में ज़रा भी हिचकिचाहट ना दिखाई। हिचकिचाहट तो बहुत दूर की बात है, दो लोगों की कातला के लिए इखलाकियात क्या मायने रखती होंगी। इसके नज़दीक वो दो की कातल थी, तीसरा तो एक पर एक मुफ्त के तौर पर इसके हिस्से में आया था। हूरजहाँ ने अपना काम जारी रखा। पहले आशा नाज को फ़ोन करके इससे बोलचाल बढ़ाई। पहले हफ्ते में एक बार, फिर बाद में 2 बार रब्ता ज़रूर होता। फिर इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा वो अपने मकसद को पा लेने में गुजारती, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मुबालगा रही। लेकिन अब इतने साल बाद इसकी मेहनत अकारत गई थी, सब बारिश के कतरों की तरह बह गई थी। सोच के ताने बुनती हूरजहाँ कुर्सी की पूछ से टेक लगाए बैठी थी। वो मंजर फिर से ताज़ा हो गया था जिसमें वो इसी तरह माजी की सोचों में गुम थी और किसी ने इसके और रुखसाना के इंकशाफात की वीडियो बना ली थी, मगर वो इससे लाइलम थी। मगर इस बार कोई इसकी वीडियो बनाने के लिए कोई मौका किताब में नहीं था। वो तनहा थी और इसके साथ इसकी सोच। इसी तरफ आयशा नाज तदबीरों में मगन थी कि अपने ख़ानदान की आंखें किस तरह खुलवाए। दो हम उम्र दिमाग इस वक्त अपनी अपनी सोच विचार में मसरूफ़ थे, पर दोनों का मकसद एक ही था, रिश्ते को तोड़वाना। बेचारी आयशा नाज के साथ किस्मत ने क्या सितम किया था कि जिसे वो अपना हमदर्द समझ रही थी वही सबसे ज़्यादा खुदगर्ज था। काफ़ी सोच विचार के बाद वो सिकंदर के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसने फैसला कर लिया था कि वैसे सारा सच बता देगी, आखिर ज़िंदगी तो उसी की थी ना।
सिकंदर और तबरेज़ दोनों वीडियो कॉल पर मसरूफ़ थे जब आयशा नाज़ ने इसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़े की आवाज़ सुनकर सिकंदर तबरेज़ को इंतज़ार करने का कहता दरवाज़ा खोल चुका था। लैपटॉप कुछ इस तरह से रखा था कि कमरा खुलते ही आयशा नाज़ की नज़र बिसाता ब्राउन मुल्क में बैठे तबरेज़ पर पड़ी थी। तबरेज़ ने भी इनको देखकर बड़े ही लहक कर सलाम किया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? इंतहाई खुशगवार अंदाज़ में इसने सलाम का जवाब लिए बगैर ही हाल चाल भी पूछ डाला। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। इसके गले में एक गिल्टी उभर कर मालूम है। इससे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था सिकंदर के कमरे में आने के बाद इस किस्म की सूरत हाल से भी सामना करना पड़ सकता है। क्या कर रही हैं आजकल आप? मसरूफ़ होंगी भाई की शादी की तैयारियों में, इसने सवाल पूछकर खुद ही जवाब दिया था। हाँ, इससे बस यही कहा गया। अम्मी, मैंने तो सोच लिया भाई की शादी के सारे फंक्शन में बिल्कुल ऐसे ही हिस्सा लूँगा जैसे इधर होने पर लेता, और बिल्कुल इसी तरह इंजॉय करूँगा जैसे इधर होने पर करता। हमने एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ लिया। वो इसी मगन लहजे में अपनी प्लानिंग बता रहा था। आयशा नाज़ गुमसुम सी बैठी थी। पता है हम क्या करने वाले हैं भाई? सारी तकरीब की लाइव कवरेज दिखाएंगे, लेकिन एक मसला हो गया। वो ये है कि आप सब गांव में और वहाँ इंटरनेट में पता नहीं कहीं कोई मसला ना हो जाए। अगर शहर में शादी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इनकी खामोशी से बेनियाज वो अपनी ही धुन में बोलता चला जा रहा था, मगर बात के आखिर में रंजीदा हो गया। मगर भाई ने मुझे इसका भी हल बताया। आपको पता है इस कदर जल्दी है इन्हें अपनी शादी की कि ये तक कह दिया कि वे सिग्नल के लिए कोई टावर खड़ा करवा लेंगे। इसने इंतहाई हैरान होने वाले अंदाज में कहा था। मैंने अपने लिए नहीं कहा था, तुम्हारे लिए कहा। आखिर देखा है ना तो तुम्हें ना है ना आखिर दिखाना तो तुम्हें है ना। सिकंदर ने इसे वजाहत दी थी। आयशा नाज़ गंग सी बैठी इन दोनों की बात सुन रही थी। जो वो बोलना चाहती थी वो दोनों को देखकर बोल नहीं पा रही थी। माय गॉड, किस कदर बात पलट रहे तुम। अगर मेरी खातर टावा खड़ा करे तो शादी भी मेरे आने के बाद करो ना, क्यों है ना अम्मी? तबरेज़ ने खुफकी से कहा और अपने साथ अपनी माँ को भी अपनी बात में शामिल करना चाहा। आयशा नाज़ के हलक में जैसे गोला अटक गया था। जवाब देने के बजाय वो रहांसा हो गई और अगले ही पल आंखों से आंसू की आबशार जारी हो चुकी थी। सिकंदर जो जिद सा स्क्रीन पर नजरें जमाया था, सिसकी की आवाज़ से इस